नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। एक ऐसे शायर जो अधिकतर शेर उदासी के पढ़ते हैं, लेकिन लोग उसे सुनकर मोहब्बत कर बैठते हैं। एक ऐसे कवि जो कविता पढ़ने के साथ साथ एक अच्छे एंकर और साथ ही स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी काफ़ी सराहे गए हैं। वैसे तो अज़हर इकबाल के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज हम उनसे एक कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो शायद ही कम लोगों को मालूम होगी। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर कवि अज़हर इकबाल साहब। अज़हर इकबाल जी, कैसे हैं आप? आदाब। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और ग्वालियर आना हुआ, आप लोगों से मुलाकात मुमकिन हो पाई। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो ज़्यादातर वो कवियों की ही रही है, तो आपका जो शायरी में इंटरेस्ट है वो इसी वजह से ही आया? हाँ, आपके इर्द गिर्द जिस तरह के लोग होते हैं, जैसा उन लोगों का टेस्ट होता है, जिस तरह की वो किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह की बातचीत होती है, उसी तरह के माहौल में रहने की वजह से एक टेस्ट डेवलप होता चला जाता है। तो मेरे घर में भी इसी तरह का माहौल था, थोड़ा सा साहित्यिक रुचि और शायरी से रग़बत थी लोगों को। तो ज़ाहिर है बचपन में जब हमारा शऊर बेदार हो रहा था, हम बड़े हो रहे थे, तो हमारे समातों में, हमारे कानों में ये सदाएँ गूंजती थीं शायरी से मुताल्लिक़। तो मेरा ख़्याल है वही एक रीज़न रहा कि शायरी की तरफ रग़बत हुई और शायरी की तरफ आना हुआ। ओके। किस उम्र में आपने शायरी पढ़ना शुरू की थी? शायरी तो ख़ैर चूँकि मेरी बड़ी बहनें मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थीं, तो वो नॉवेल अफ़साने वग़ैरह पढ़ती थीं, तो मैं कहानियाँ अक्सर सुनाया करती थीं। तो उसका जो बीज रोपण था वो तो वहीं से हो चुका था। लेकिन आई थिंक 15 या 16 ईयर की एज में मुझे लगा कि हमारे यहाँ एक नशिस्त हुआ करती थी, मतलब गोष्ठी, काव्य गोष्ठी हुआ करती थी। तो उसके अंदर मिसरे दिए जाते थे। तो एक बार एक मिसरा दिया गया है दुष्यंत कुमार साहब का, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो इसी काफ़िया लतीफ़, इसी बहर में इसको वो बेकरार है, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, इस पर शेर कहना था। तो ये जब बात मुझ तक पहुँची, हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो मैंने एक मतलब इसको जोड़ने की कोशिश की, इस लाइन को, इस पर कुछ कहने की कोशिश की, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि शायद ये शेर हो गया है। तो वो पहली टू लाइनर था जो मैंने कहा था कि वो फूल बन के मेरे पास ही महकता रहा, वो फूल बन के मेरे पास ही महकता रहा, मैं सोचता ही रहा अपने हम सफ़र के लिए। तो एट द एज ऑफ 16 ये मेरा पहला कपलेट था जो मैंने कहा। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये शेर इसका नहीं हो सकता, मतलब इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा शेर कैसे कह सकता है। तो लेकिन खैर वो रफ्ता रफ्ता लोगों ने रिकगनाइज़ किया और लोगों ने सराहा उसको, और ये सफ़र शुरू हो गया। ओके। आपकी जो शायरियाँ होती हैं उसमें जो उर्दू एक हम कह सकते हैं कि हाँ, एक उर्दू भाषा जो होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके साथ साथ आप जो हिंदी भाषा है, शुद्ध हिंदी, उसका भी सही इस तरीके से अपनी कविताओं में, अपनी शायरियों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये एक पंछी है जो गुंजन करता है, जिसकी बहुत तारीफ़ होती है, तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके पीछे एक बड़ा रीज़न रहा एक्चुअली। जब मैंने मेरा शुरुआती दौर था, जब मैं शायरी करना शुरू कर रहा था, तो मैंने उर्दू गज़लें कहना शुरू की थी। लेकिन लोगों को ये यकीन करना मुश्किल था कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी शायरी ये कैसे कर रहा है, ये कैसे लिख पा रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई इसके मामा और इसके ताया अब्बा जो हैं वो शायर थे, तो उनकी अनपब्लिश जो पोइट्री है ये उसको लाता है और सुना देता है। तो मुझे बड़ी दुख हुआ करता था कि यार मैं इतनी कोशिश करके, इतनी मोहब्बत से ये काम करना मैंने शुरू किया है और लोग इसको कहते हैं कि ये किसी और का कलाम है। तो फिर मैंने ये पैटर्न चेंज किया और मैंने हिंदी में शायरी की शुरू की, ओके। ताकि लोग ये समझ सकें कि मैं ही शायरी कर रहा हूँ। तो वो मेरी पहली गज़ल थी जो मैंने हिंदी में कही कि झूठ से आश्वस्त क्या करते, विष पिलाकर तृप्त क्या करते, सामने पत्थरों की देवी थी, मन की पीड़ा व्यक्त क्या करते, क्या बात है। जहन का हो चुका था बंटवारा, आंगनों को विभक्त क्या करते, और हमने उत्तर में जान ही दे दी, हमने उत्तर में जान ही दे दी, प्रश्न उसका निरस्त क्या करते। क्या बात है। वो ही अपना ना हो सका अजहर, वो ही अपना ना हो सका अजहर, लेके दुनिया समस्त क्या करते। तो ये मेरी पहली हिंदी गज़ल थी, और वो भी इसके पीछे की वजह मैंने आपको बताई कि क्या रही, कि लोगों को ये एहसास दिलाना था, लोगों को ये यकीन दिलाना था कि जो शायरी मैं उर्दू में कर रहा हूँ वो भी शायरी मेरी है।
और मैं हिंदी में भी शायरी कर सकता हूँ। ओके ओके, जी। तब जाके लोगों को तब यकीन जाके लोगों ने यकीन किया और फिर बहुत पजीराई मिली, लोगों ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। जी। हिंदी मंचों पे, उर्दू स्टेजेस पे मतलब काफ़ी सराहा गया और लोगों ने बहुत इस एक्सपेरिमेंट को हाथों हाथ लिया और बहुत मोहब्बतें मुझे मिली इसकी वजह से। ओके। अजहर जी, वो कौन सी शायरी थी जिसे सुनकर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन भी आपकी फ़ैन बन गई थी? वो एक्चुअली वाकया ऐसा हुआ कि एक एमएनसी थी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो यहाँ पे लॉन्चिंग थी इंडिया में, उसकी मोहेर के नाम से थी। जी। तो उनमें से उस कंपनी के एक डायरेक्टर में से मेरे पास फ़ोन आया कि सुष्मिता सेन साहिबा हमारे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करने के लिए आ रही हैं और उनको शायरी बहुत पसंद है, तो आप उनके लिए कोई नज़्म लिखें और जब वो रैंप पे आएंगी तो उससे पहले आप वो नज़्म पढ़ रहे होंगे और जैसे ही आपकी नज़्म ख़त्म होगी तो सुष्मिता सेन रैंप पे आएंगी। तो अब मुझे वो नज़्म जो थी वो रैंप पे जाके पढ़ना थी, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कंसोल से जाके वो नज़्म पढ़ूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सुष्मिता सेन से नहीं मिल पाऊंगा उनके साथ। तो मैं खैर बड़े बुझे दिल से कंसोल पे गया और वो नज़्म मैंने पढ़ी और मेरी नज़्म पढ़ने के बाद इसका आखिरी मिसरा ये था कि चलो फिर आज उसी सुष्मिता की बात करें। तो सुष्मिता सेन आई, वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया उन्होंने और फिर अचानक से वो पूछ बैठी, ये कौन था जो नज़्म पढ़ रहा था, भाई आप मिल तो लें आकर हमसे। और हम तो वाह वाह कर रहे थे। तो वो लाइफ टाइम मोमेंट था, मतलब मेरे लिए वो अनफॉरगेटेबल लम्हा था जिसको याद करके हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है। और फिर उन्होंने रैंप पे स्टेज पे बुलाया और मतलब बहुत मोहब्बत से पेश आई मेरे साथ। तो बहुत ही यादगार मोमेंट था। वो नज़्म तो इस वक्त मुझे पूरी याद नहीं है जो मैंने सुष्मिता सेन के लिए लिखी थी, लेकिन हाँ उनको पसंद बहुत आई थी। अच्छा जी, जैसे कहा जाता है, कहावत है कि जो शायर होते हैं वो अक्सर अपनी शायरियाँ किसी से प्रेरित होकर लिखते हैं या कहते हैं। तो जो आपकी शायरी है, आप वो किससे प्रेरित होकर अपनी शायरियों को बोलते हैं? आम, किसी एक का नाम लेना नाइंसाफ़ी होगी। जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनसे प्रेरणा मिली, जिनके साथ मतलब एक ऐसा रिश्ता रहा, एक दर्द का रिश्ता जो आप महसूस करते हैं तो फिर अंदर से वो कोई एक ख़ास कैफियत तारी होती है। तो कई लोग हैं ऐसे। ओके। वैसे तो आपने कई सारी महफ़िलों में शिरकत की है, कई महफ़िलों की आपने शान बढ़ाई है, लेकिन आपकी सबसे पसंदीदा और यादगार महफ़िल कौन-सी है? बेसिकली रेख्ता फाउंडेशन जब से आई है मतलब जहान अदब में जब से पदार्पण हुआ है रेख्ता फाउंडेशन का, उसी दिन से मैं रेख्ता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जश्न रेख्ता में जितने भी फेस्टिवल्स हुए तो उसमें कोई ना कोई अहम जिम्मेदारी मेरे पास रही हमेशा। तो रेख्ता वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है जिसमें जाके मतलब आपको लगता है कि आप कैफियत मतलब आनंद की जो एक पर वो होती है ना आनंद की प्रकाष्ठा, अनुभूति। वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। तो रेख्ता वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है इस लिहाज से। अच्छा जी, जैसे कि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस वक्त एक टाइम हुआ करता था जब लोग अपनी जो शायरियाँ थी उसको कागज़ पे पेन की हेल्प से लिखते थे, लेकिन अब टाइम बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन का टाइम आ गया है, तो लोग अब डिजिटल माध्यम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए इसके लिए तो गुलजार साहब की जो नज़्म है ना किताबें, जी। वो इसका बेहतरीन उदाहरण है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। अब वो नज़्म हालांकि काफ़ी तवील है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। खुदा ना खास्ता ये इल्म तो मिलता रहेगा बाद में भी, मगर किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे उनका क्या होगा। तो किताबों का जो लम्स है, किताबों का जो स्पर्श है वो डिजिटल मोड पर नहीं मिल सकता है आपको। ये एक बड़ी खला पैदा हुई है ये किताबों को लेके, जो लोगों ने मतलब आप कंप्यूटर के पर्दों पे तमाम तर जानकारियाँ मौजूद हैं, आप किसी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किताबों का लम्स जो उसका स्पर्श था वो छूट जाने से बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब मेरे ख्याल से नई नस्ल उसको महसूस नहीं कर पाएगी शायद। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो आप चंबल धरती पर आप तीसरी बार यहाँ आए हैं, क्या आपको संबंध लगता है चंबल से और मेरठ से, चूँकि आप मेरठ से हैं इसलिए? नहीं, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा कस्बा है बुढ़ाना, ओके। वो मेरा होम टाउन है। ओके। तो जहाँ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब आते हैं जी। जी।
तो यहाँ आने के बाद जो मेरा शुरुआती दौर था, बिल्कुल मैं लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो, LNUP, तो वहाँ पहली मर्तबा मैं ग्वालियर में हाज़िरी हुई थी। और वो जो इवेंट था वो मेरे जहन पे आज तक नक्श है, किस कदर मोहब्बत और किस कदर खुलूस के साथ लोगों ने सुना था। तो ग्वालियर आना मेरे लिए हमेशा स्पेशल होता है। आज भी जब मैं आया हूँ तो पूरे शहर में, मतलब इवन मुझे कभी कभी डर लगने लगता है कि यार जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते उससे ज़्यादा आपको नवाजा जा रहा है। तो बस खुदा का शुक्र करने के अलावा कोई चारा नहीं होता आपके पास, कि क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें, चाहे वो इज़्ज़त हो, ज़िल्लत हो, ईश्वर के हाथों में होती हैं। तो बस मैं उसका ही शुक्र अदा करता हूँ कि उसने नवाजा, इतनी मोहब्बतें मिली मुझे ग्वालियर से, पूरे हिंदुस्तान से, और जहाँ जहाँ मुझको सुना गया। ये जो क्षेत्र है ये मोस्टली डाकू के लिए, प्रतिभाएं दोनों के लिए फेमस है। तो जाते जाते इन दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने शायराना अंदाज में? देखिए, वाल्मीकि रामायण भी लिख सकता है, वाल्मीकि रामायण भी लिख सकता है, दुर्जन लोगों का आलिंगन करते रहो। क्या बात। तो ये जो साहित्य की धरा है, या जैसे आपने कहा कि वो डाकुओं के उन्वान से भी नाम जाना जाता, तो ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी उम्र में किसी भी वक्त हो सकता है। कोई आदमी हमेशा बुरा नहीं रहता है जी। वो मेरा एक शेर है कि अच्छे बुरे संस्कार उसे देते हैं हम, अच्छे बुरे संस्कार उसे देते हैं हम, जन्म से तो हर बालक श्रवण होता है। तो हकीकत ये है कि जिस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं, जिस तरह के संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उसी तरह का समाज तैयार होता है। तो ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि हमारे जो बड़े लोग हैं, यहाँ से जो बड़े साहित्यकार आते हैं, बड़े म्यूजिशियन आते हैं, चाहे उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब हो, मियां तानसेन हो, या और भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिन्होंने साहित्य में नाम किया, नाम पैदा किया। तो ये रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। तो जिन लोगों की ज़हनियत ख़राब हो चुकी है, उनको सुधारने में, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में साहित्य हमेशा एक अहम किरदार अदा करता है। जी। अंत में ग्वालियर इम्पैक्ट के जो दर्शक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं अपना एक शेर सुनाना चाहूँगा कि ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, तुम्हें गले से लगाया नहीं बहुत दिन से। क्या बहुत शुक्रिया। शायद आपकी इसी अदा के लोग कायल हैं और यही वजह है कि लोग अज़हर इकबाल जी को इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमें अपना वक्त देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मिताली, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मैं हूँ मिताली, नमस्कार।